यूजीसी का नया बिल आया, अगड़े पिछड़े में फेंक लाया। सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट हो गया है। मोदी जी ये चाह रहे हैं कि यूपी से हमारा बब्बर शेर आदित्यनाथ योगी हटाया जाए। अगर ये कानून पूर्ण रूप से वापस नहीं हुआ तो 27 में भाजपा यूपी से वापस हो जाएगी। तो देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। हिंदू मुसलमानों को न बांट करके हिंदुओं को आपस में लड़ा दिया। भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि अम्बेडकर जी ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे उसको मानो। न मंथन न चर्चा, हर बार बस हंगामा बर्पा। कटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ जाति में ही बांटने, हिंदू को हिंदू की जाति में बांटने का कार्य कर रही है भाजपा। से निकलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सब बंद कराओ खेल। यूजीसी पर सुप्रीम फैसला सरकार की टेंशन को बढ़ा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जिस प्रकार से यूजीसी का जो बिल सामने आया उसके बाद जबरदस्त तरीके से ब्राह्मणों में गुस्सा देखने को मिला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मानो जिस प्रकार से थोड़ी राहत मिली हो। बीजेपी के बड़े बड़े फायर ब्रांड नेता इस मुद्दे पर बोलते हुए बसते नजर आ रहे थे। अब वही सुप्रीम फैसले के बाद उनको मानो थोड़ी सी संजीवनी मिली हो, लेकिन ये मामला यही शांत होने वाला नहीं था। जिस प्रकार से अब दूसरा वर्ग इस पर खासा नाराज नजर आ रहा है कि अगर मुट्ठी भर लोगों के लिए अगर इस बिल को वापस लिया गया या फिर स्टे किया जाएगा तो गुस्सा सड़कों तक आएगा। देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा कितना गर्म होने वाला है और इसी मुद्दे पर आज हम लोगों के बीच जाएंगे और जानेंगे कि आखिरकार यूजीसी के बिल कितना और गतिरोध बढ़ाने वाला है। तो यूजीसी के मुद्दे पर सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, जहां दोनों वर्ग अब इस मुद्दे को लेकर बेहद ही गंभीर नजर आ रहे हैं। अब सुप्रीम फैसले के बाद अब लोगों की क्या राय है, उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये मुद्दा और कितना आगे बढ़ने वाला है। क्या नाम है आपका? इंजीनियर दिनेश कुमार। हाँ, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में, जहां स्वर्ण समाज तो थोड़ा सा अब नरम रुख अख्तियार कर रहा है, जबकि पीडीएस समाज उग्र हो चुका है। देखिए, सरकार ने नियम लाया, उसके बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको रोक लगा दिया। अब इसमें आगे क्या फैसला होगा उस पर सब ध्यान टिका हुआ है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है कि सरकार पूरा ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहती है और कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दे हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, उससे सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है। भटकाने की क्या कोशिश कर रही है? अब तो सरकार घिर गई है। एक तरफ जहाँ स्वर्ण भी इसके खिलाफ नजर आ रहा है और दूसरा समाज भी बेहद आक्रामक है। नहीं तो कहीं ना कहीं वो सरकार ने बिल लाया तो कहीं ना कहीं उस पे सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट हो गया है। तो अब इस पे जनता को इंतजार है कि इसके आगे क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में प्रदेश की और देश की जनता का क्या हाल है, बेरोजगारी महंगाई का क्या हाल है, सरेआम बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पे क्या हाल है, इस पर सरकार कोई रुख नहीं अपना रही है। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल, जाति के आधार पर छात्रों को बांटना क्या सरकार के लिए महंगा हो गया है? क्या नाम है आपका? बिंदुसार पांडे। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है और संवैधानिक व्यवस्था है। बहुत अच्छा पहल रहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उन्होंने समय रहते इसकी कानूनी बारीकियों को समझा और संवैधानिक अधिकारों को महत्व दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया सवर्ण भाइयों ने देख लिया। सवर्ण भाइयों को गुमराह करके धर्म, जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय, भाषा, प्रांत के नाम पर आप सरकार बनाते हैं और एक ऐसी गाइडलाइन ले आते हैं जो विश्वविद्यालयों में हमारे सवर्ण भाई बहनों का संकट जो है खतरे में डाल दे, बिना अपराधी हुए स्वघोषित अपराधी घोषित कर दे। तो अब सवर्ण मतदाता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आने वाला नहीं है। वो समझ चुका है कि कितनी कुंठा वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर की। बिल्कुल, विपक्ष भी तो पीछे नहीं है। चंद्रशेखर कह रहे मुट्ठी भर लोगों के लिए अगर ये कानून वापस लिया गया तो बख्शेंगे नहीं, सड़कों पर उतरेंगे। नहीं, यही देखे मैं चंद्रशेखर रावण जी से पूछना चाहता हूं कि आप मुट्ठी भर लोग, क्या मुट्ठी भर लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? एक मान लिया आप होते कौन है तय करने वाले। और दूसरी बात, यूजीसी गाइडलाइन 2026 सवर्ण विद्यार्थियों के विरुद्ध थी। सवर्ण में आपको बताना चाहता हूं मुस्लिम अपर कास्ट की भी जातियां आती हैं, बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, लाला सब आते हैं। 41% चंद मुट्ठी भर नहीं चंद्रशेखर रावण जी, 41% मतदाता, 41% नागरिक। और रही बात, अगर चंद मुट्ठी भर भी होते तो देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, किसी चंद्रशेखर रावण के बयान और चंद्रशेखर की पार्टी से नहीं चलेगा। बिल्कुल, जहाँ एक तरफ स्वर्ण थोड़ा सख्त जो रुख अख्तियार कर रहा था वो थोड़ा नरम हुआ है, लेकिन अब पीडीएस समाज क्यों उग्र हो गया है? नहीं, सवर्ण समाज
बैठा नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऐसा बीज बो दिया है बांटने का, जो सरकार ने आपस में लड़ा करके ला के जो खाही खड़ी कर दी, ये सरकार से अपेक्षाएं नहीं थी सवर्ण समाज को। और जो उन्होंने कॉलेज में ऐसा कुकृत्य किया है, जिसको करने से क्या कॉलेज में हम लोग जब पढ़े हैं तो हमारे लोगों के साथ सभी लोग थे। हमारे साथ का एक लड़का वो अशोक यादव जिला अध्यक्ष यहाँ है उत्तर लखनऊ का, और हम लोग साथ में बैठ के खाते थे। कॉलेज में ऐसी व्यवस्था नहीं, लेकिन कॉलेज में बांटने का जो काम कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो अब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से इससे सवर्ण समाज वो आंदोलित हो चुका है। वो चुप नहीं बैठेगा जब तक कि, चूँकि हम समानता, जो हमारा संविधान भी कहता है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति को समान अधिकार हैं, तो समान अधिकार हैं, तो उसमें आप अलग अलग क्या, आपने 70 साल से सिर्फ आरक्षण दे रखा, क्या आपने कर दिया? कितना आपने उनका विकास कर दिया? कितना? और अगर चंद्रशेखर रावण जी ये कहते हैं तो वो अपने समाज का, वो उनसे हमें पूछना चाहता हूँ, उनके समाज के इतने मंत्री और विधायक रह चुके हैं कि अपने गांव का विकास, सारे दलितों का उन्होंने विकास कर दिया। सारे दलित वहां पे खा रहे हैं, जो कि 8-8, 10-10 बार से विधायक सांसद हो रहे हैं, और उनके घर के बगल में लोग भीख मांग रहे हैं। तो जब तुम अभी इतनी 8-8, 10-10 बार रह करके नहीं कर पाए, इस तरह समाज नहीं, बस समाज बनाने से बनता है। हाथ की सारी जब तक अंगुलियां नहीं होंगी, तो एक अंगुली से अगर काट देने से सोचो तो हाथ की शोभा खत्म हो जाएगी। उसी तरह देश में अगर कोई जाति नहीं रहेगी और जाति आधारित अगर देश की राजनीति होगी, तो वो देश के लिए बहुत ही अभिशाप है और अन्य पार्टियों के लिए अभिशाप है। इसलिए मैं सारी पार्टियों को चेताना चाहता हूँ, सवर्ण समाज को इतना हल्के में सोच करके काम मत कीजिए, और अगर करना चाहते हो तो हम लोगों के लिए कोई ऐसा स्कूल दे दीजिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को वहाँ पे अपराधी बनने के लिए नहीं भेजे, पढ़ने के लिए भेजे, और बच्चे वहाँ से अपराधी बन करके नहीं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाली सरकार एकदम से यूजीसी क्यों ले आई? तो यही तो सरकार की मंशा रही, और सरकार ने ये धोखे में रख करके ये समाज के साथ जो हिंदू एकता की बात करती थी, उसने हिंदू मुसलमानों को न बांट करके हिंदुओं को आपस में लड़ा दिया, और लड़ाने के साथ साथ सबसे बड़ा कुठाराघात श्रवण बच्चों के साथ किया, श्रवण बच्चियों के साथ, क्योंकि उनके लिए कोई नियम नहीं रखा, वो कहाँ जाते उनके साथ अगर अन्याय होता। इसीलिए मैं मैडम आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह दिया हूँ, अगर सरकार ऐसे घातक नियम को वापस नहीं लेगी, और हम सर्वोच्च न्यायालय को घूर प्रशंसा करते हैं, होने वाली अगली 18 तारीख में विधिवत इसकी सुनवाई करके सही निर्णय दे, नहीं तो मैं अपने बच्चे को जमीन बेच के स्कूल नहीं भेजूंगा, लेकिन AK-47 जरूर खरीद के दे दूंगा कि मर के चले आना 10-5 लोगों को, और पढ़ने मत जाना। मुट्ठी भर लोगों को इतने हल्के में मत लेना, ये साफ तौर जनता का कहना है। सरकार तो फंस गई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। देखिए, दिग्विजय सिंह के बनाए हुए इस चक्रव्यूह में नरेंद्र मोदी और अमित शाह सब फंस गए। अब चूंकि हमारी 70 सालों से सरकारें पूरे भारत में, सारे भारत में एक भाषा नहीं कर पाई। आप दक्षिण भारत में जाइए, लोग हिंदी नहीं जानते, यहाँ हिंदी जानते। हमारे यहाँ 3 कोस में बानी, एक कोस में बानी और 3 कोस पे पानी बदल जाता है। चूंकि जो सत्ता में है वो शोषण करते हैं, जो विपक्ष में है वो चिल्लाते हैं। अब चूंकि बांटना सबको है, बिना बांटे शासन नहीं कर सकते। अब आपने पूछा भी थोड़ी देर पहले, आपने एक सवाल कहा कि चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, यानी चंद्रशेखर रावण जो है 26 जनवरी 1950 के बनाए हुए उस संविधान जिसका वो ढिंडोरा पीटते हैं, चूंकि अंबेडकर जी को उन्हीं के पीए नारायण निम्बोलकर से चुनाव हरवा दिया गया था, कांग्रेस ने हरवाया था। और अगर वह सड़क पर उतर करके मार काट करेंगे, जनता को परेशान करेंगे, तो ये मान के चलिए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे उसको मानो, तो सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें आस्था नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। चूँकि इस देश के जो नेता हैं, यहाँ जायज है हलवा सियासत में, और अपनों से घात करके झीने गए हैं ताज सियासत में यहाँ। और एक चीज़ है कि जायज है विश्वासघात सियासत में,
बात समझ रहे हो, पत्नी से भी छुपा के रखनी है कुछ बात सियासत में। लोग जो नेता आते हैं यहाँ लखनऊ में, वह घर में बताते हैं कि पार्लियामेंट में जा रहे हैं हम, सदन चल रहा है, और यहाँ जो है अपनी दूसरी व्यवस्था रखते हैं। ये सारे नेता अपनी अपनी व्यवस्था में ये मजलूमों के बेचे जाते हैं जज्बात सियासत में, लेकिन नहीं समझते हैं मजलूमों के हालात सियासत में। तो ये सियासत बहुत गंदी चीज़ है, बांटो और शासन करो। ये श्री कृष्ण जी ने बताया था, उन्होंने कौरवों पांडवों को एक नहीं होने दिया। लोग कहते हैं 5 गांव मांगे थे, लेकिन ये कोई नहीं बताता 5 गांव में जो दे देते तो हस्तिनापुर में बचते कुछ नहीं। और वही दुनिया के सबसे पहले एडवोकेट थे यानी अधिवक्ता, उन्होंने ही युधिष्ठिर से कहा था तुमको कहना ये है कि अश्वत्थामा मारा गया नरो नहीं कुंजरो, और जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया नरो, वैसे वो शंख बजा दिए थे और सारा मामला पलट गया था। तो कम, ये जो लोग कहते हैं कम को जिताना कैसे है, लेकिन अब सियासत है। मामला यहाँ नहीं समझ में आ रहा। मायावती कह रही है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहता, जो एक वर्ग की बात हमेशा करती है, और अखिलेश यादव भी यही गुणगान गा रहे हैं। मैडम, जो सत्ता पक्ष में है मुख्यमंत्री, उसका काम है कानून बनाना, और जो नेता प्रतिपक्ष है उसका काम है सड़क पर उस कानून का प्रयोग होने पर कितना सदुपयोग हो रहा, कितना दुरुपयोग हो रहा। और जो दुरुपयोग हो रहा है वह बैठ करके सदन में न सत्ता पक्ष बोल रही है न विपक्ष बोल रही कि ये वह ब्रह्मास्त्र है जो दिग्विजय सिंह ने चलाया, जिसको वो वापस करना है। अगर वापस करते हैं तो कांग्रेस भस्म हो जाएगी, और नहीं करते इसलिए वो खामोश बैठ गए। अब वह इंतजार कर रहे हैं कि कोई जो है वेद व्यास आए और जो बीच का समझौता करें आके, और वो वेद व्यास बन के हमारे जज साहब आ गए हैं। बिल्कुल, समझौता इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि अब दोनों ही तरफ खासा नाराजगी देखने को मिली। आपका क्या नाम है? श्याम जी मिश्रा। क्या कहेंगे इस पूरे मामले? ये देखिए, भाजपा की एक बहुत गंदी राजनीति है। मोदी जी ये चाह रहे हैं कि यूपी से हमारा बब्बर शेर आदित्यनाथ योगी हटाया जाए, इसलिए इस कानून को लाए हैं। और ये कानून पूर्ण रूप से 27 में यूपी से अगर ये कानून लागू हुआ, यूपी से भाजपा हटेगी, और 29 में प्रदेश से भाजपा का सूफड़ा साफ होगा। भाजपा गई तो योगी भी गए। यही तो कार्य है। हाँ। इसीलिए भाजपा में अमित शाह जी, मोदी जी, इन लोगों ने योगी जी को केवल हटाने के लिए इस कानून को यूपी पे धरातल पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सवर्ण वर्ग इतना नाराज है, जिसकी नाराजगी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर कुछ दिन के लिए एक मीठी लॉलीपॉप सवर्णों को दी है कि इसको चूसिए और कुछ दिन शांत बैठिए। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अब सवर्ण शांत बैठने वाला नहीं है। अगर ये कानून पूर्ण रूप से वापस नहीं हुआ तो 27 में भाजपा यूपी से वापस हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से स्टे लगाया है उसके खिलाफ भी कोई पिटीशन नहीं दायर की गई है सरकार की ओर से। डर गई है क्या सरकार? बिल्कुल डर गई है, डर नहीं गई। अगर नहीं डरेगी तो साफ हो जाएगी। इसलिए वो पूर्ण रूप से अब इस पे विचार कर रही है कि कैसे ये कानून लागू किया न किया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की रोक है, और हम सभी अभी इस पे उग्र प्रदर्शन नहीं किए हैं। अगर ये कानून पूर्ण रूप से हटाया नहीं गया तो सवर्ण वर्ग इस पे उग्र प्रदर्शन करेगा। एक तरफ आप सोचिए कितनी गंदी राजनीति भाजपा खेल रही है। एक तरफ कह रही है बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ जाति में ही बांटने, हिंदू को हिंदुओं की ही जात में बांटने का कार्य कर रही है भाजपा। ये गंदी राजनीति इसकी नहीं चलेगी। सवर्ण जाग चुका है, और अब योगी जी को मोदी जी को हटाने का समय आ गया है। तो आप देख पा रहे हो कि लोगों में खासा नाराजगी है, लेकिन बड़ी बात है कि अब शंकराचार्य को भी मनाने की कोशिश हो रही है, तो मतलब कि पूरी तरह हिंदू आक्रामक हो चुका है। देखिए, शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ है वो निंदनीय है, मगर इसमें योगी जी का कोई रोल नहीं है। ठीक, इसमें प्रशासन का है। जो प्रशासन ने गलती की है, प्रशासन को क्षमा याचना मांगे उनसे। और जो बात शंकराचार्य कह रहे हैं, शंकराचार्य को भी योगी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप हिंदू हैं या नहीं हैं, उसका मुझे प्रमाण दीजिए। कोई हिंदू अपना प्रमाण नहीं दे पाएगा, कोई कास्ट नहीं प्रमाण दे पाएगी अपना। ठीक है, और लोग हैं उनसे जानेंगे। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? जी, एक तरफ चंद्रशेखर रावत बड़ा हल्का मान रहे हैं कि स्वर्णों की 20% मुट्ठी भर लोग हैं, उनसे अगर झुक गई सरकार तो हम आक्रामक हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। ये उनको पता होना चाहिए कि सवर्ण कमजोर नहीं है, अब सवर्ण जाग चुका है। सवर्णों ने मोदी जी की सरकार में
आक्रामक अपना पावर दिखाकर 3 बार प्रधानमंत्री बना चुकी है। अब मोदी जी को भी पता चल जाएगा कि सवर्णों और अन्य जातियों में बांटने का जो कार्य कर रही है, जो यूजीसी कानून लाई है, इसको अगर जड़ से इन्होंने नहीं ख़त्म किया तो हम लोग अभी भी धरना प्रदर्शन मजबूत वाला नहीं किए, इनको दिखा देंगे। बाकी काफ़ी संगठन हमारे भी साथ हैं, सभी सवर्ण और हिंदुओं को भी बता दे रहे हैं कि हिंदू भी समझ चुके हैं कि कितनी गंदी राजनीति ये नेता करते हैं। नेताओं को अब समझ आ जाएगा, अब पब्लिक और जनता सब भी दिखा देंगे इनको कि राजनीति क्या होती है। बिल्कुल तभी तो मायावती भी अब जो एक समय पे राजनीति करती थी पिछड़ों की, वो भी अब सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। आपका क्या नाम है? देखिए, यूजीसी पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने सवर्ण समाज की जो है इज्जत बचा दी, ठीक है। और नहीं तो ये लोग तो जो है भेंट चढ़ा ही चुके थे सवर्ण समाज को। और मोदी जी को सोचना चाहिए कि 2014 में सवर्ण समाज ने आपको 2014 से लेकर के 11 साल हो गए, आज अगर हो आप तो सवर्ण समाज की देन है, आपको पूरा वोट मिला है सवर्ण समाज का। आपने आज वोट की खातिर सवर्ण समाज को किनारे कर दिया, पीडीए के लालच में। पीडीए की लालच में। और ये कानून जो आप लाए हो, आपको क्या जरूरत थी यूजीसी के कानून में इतना बड़ा बदलाव करने की? 2012 वाला कानून था, उसमें थोड़ा ही तो संशोधन होना था। अगर 118% सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पे अपराध बढ़ गया है तो कुछ संशोधन कर दीजिए। तो आप ऐसा बिल तैयार करके देंगे जिससे कि जो है सवर्णों में आहत पहुंचे, है अपना घर बार छोड़ करके सवर्ण रोड पे पड़ा हुआ है आपको, जबकि आपका फिक्स वोट है, वो आपको बनाता है। आपके सारे अच्छे काम की जो है अभी तक हम लोगों ने तारीफ ही की थी, अभी तक आपका विरोध नहीं किया। आपने एक काम ऐसा कर दिया सवर्ण लोग खिलाफ, वो भी जो आपका फिक्स वोट था, आज नफरत के बीज बो दिया आपने सवर्ण समाज। क्या देख रहा है, आपकी आंखों से देख रहा है आपको मोदी जी। और आपको ये बिल वापस लेना पड़ेगा। अगर आप ये बिल वापस नहीं लेंगे तो इससे पता है अभी और सड़कों पर इससे भयंकर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अभी तो थोड़ा ही प्रदर्शन हुआ है, अभी सब लोग रोडों पर नहीं आए हैं। अभी कुछ ही लोग कार्यकर्ता जो है, स्टूडेंट्स वगैरह जो है, यूनिवर्सिटी के छात्र वगैरह जो जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है। मगर ऐसी राजनीति, अरे आपको अगर राजनीति करनी है, हम कहते हैं आप हिंदू को यहाँ लड़ाने की बात करते हो, आप बांग्लादेश में क्यों नहीं लड़ा रहे हो? वहाँ जरूरत है बांग्लादेश में। आपके साथ में विपक्ष भी खड़ा था, आपने क्यों बांग्लादेश पे एक्शन नहीं लिया अब तक? आप यहाँ लड़ाने की बात करते हो। अभी जवान शहीद हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, आपने कह दिया पाकिस्तान आग दिखाएगा तो जो है अब खामोश नहीं बैठेंगे। आपने क्या किया पाकिस्तान में? अभी जवान शहीद हुए हैं यहाँ पर, और आप यहाँ जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है सब बांटने का काम कर रहे हैं। बहुत गलत काम कर रहे हैं। एक तरफ यहाँ तो विरोध देखने को मिला, अब तो जेएनयू में भी विरोध होने लगा है कि पीडीए समाज आगे आ जाएगा। देखो, जेएनयू बंद करा दो। मोदी के अगर दम हो तो जेएनयू बंद करा दें। जैसे सवर्णों को बर्बाद करने का कानून लाया गया, वैसे ही जेएनयू को बंद करा दो। जेएनयू से ही निकलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये सब बंद कराओ, खेल खत्म करो। जो विरोध, जो देश भक्ति जिसके अंदर है, वही कॉलेज चलने दो, वही यूनिवर्सिटी चलने दो, नहीं सब बंद करो। लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, और वहाँ पर सब मुसलमान ज़्यादा पढ़ते हैं, तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, मोदी जी चला रहे हैं सब। लेकिन जब अब तो पीडीए वगैरह अगर वापस हो गया कानून तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। और चंद्रशेखर आजाद तो पूरा कह रहे कि मुट्ठी भर लोगों के लिए आपने वापस ले लिया तो हम सड़कों पर आएंगे। ऐसा है कि धीमे धीमे बोलब, ज्यादा लोग सुने ना, यहाँ वो लोग खड़ा है, सुनो। मरनी करनी महिया टिक टिक के लेके जाते के बनावत है टिक टिक, मालूम है? जब दुल्हन हमरे यहाँ आवत तो कहार लोग जोन होते हैं वे का करते हैं, नाव कौन काम है, ब्याह करावत हैं, ब्याह करावे में नाव धोबिन के काम लागत है। तब जो है छुआछूत नहीं होती है, खाली सवर्णों को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए कानून लाया है। और मोदी जी जैसे बहुत दिन होते ना, जब बहुत दिन हो जाते हैं तो आदमी के जैसे बहुत दिन गाड़ी आदमी चलावत है तो बहुत दिनों के पेट भर जाते हैं, तो कहते हैं गाड़ी बेचो दूसरा लाओ। तो मोदी जी का पेट भर गया है, वो कहते हैं 15 साल हम प्रधानमंत्री। हमको लगता नहीं कि इतिहास में शायद 15 साल प्रधानमंत्री एक साथ में कोई रहा होगा, उनका भी पेट भर गया है। वो तो 47 तक सपना देखे बैठे हैं। 47 नहीं, सवर्णों को नाराज करके वो एक दिन नहीं चला पाएंगे। जिस हिसाब से सवर्ण आक्रोशित हुआ था, लेकिन सवर्ण जो है शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, जाहिल तो है नहीं। अगर ये जाहिल होता
झर झर ट्रेनों में आग लगा दिया होता, बस को फूंक दिया, राजस्व का नुकसान कर दिया होता, लेकिन नहीं, हम लोग सवर्ण समाज से आते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोगों ने अपना अधिकार एक सिस्टम के जरिए, मीडिया के माध्यम से और जो है जगह जगह प्रदर्शन करके हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने कहीं मोदी जी का पुतला नहीं फूका। हाँ, मैंने अपना कपड़ा कल निकाल करके दान दे दिया कि मोदी जी दलितों को दे दो मेरा कपड़ा। मैंने अपना टी शर्ट भी निकाल दिया, जैकेट भी निकाल दिया, इनर तक भी निकाल दिया, लेके बांट दो मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दलित भी हमारा भाई है, लेकिन दलित समाज के लोग आज मैं देखता हूँ कि हमसे इतनी दुश्मनी रख रहे हैं। बांग्लादेश में दलित के ऊपर जब हत्या का मामला हुआ था तो सबसे ज़्यादा तेज चिल्लाने वाला मैं था। दलित मेरा भाई है, हम लोग सोच रहे थे, लेकिन किस मुंह से हम दलित को अपना भाई अब कहेंगे? हमको लगता नहीं कि अब खाली सवर्ण ही मेरा भाई है, ना मेरा दलित कोई भाई है, ना मेरा ओबीसी मेरा कोई भाई इतनी है। कुंठा लोगों के मन में आ चुकी है अब। अरे पैदा कर दिया, किस नहीं था, हम ही लोग यहीं बैठ के चाय पानी नाश्ता करते थे, लेकिन मोदी जी ने इसको भर दिया। हम लोग सब समाज के लोग यहीं बैठ के चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। छुआछूत वाली कोई हमारे यहाँ बात नहीं है। छुआछूत मैंने आपको बताया, छुआछूत कहाँ है? हमारे सारे प्रोग्राम में ये लोग बैठते हैं, खाना पीना सब साथ में खाते हैं। अब तो बफर सिस्टम हो गया, कहीं बैठना भी नहीं है, साथ में प्लेट लेके वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। अच्छा, क्या छुआछूत? बदन में कौन सा छुआछूत? छुआछूत तो उनके बदन में हो गया, स्वामी जी के। वो शंकराचार्य जी 11 दिन नहाए नहीं, वहाँ पे होने चाहिए ना। अब शंकराचार्य जी 11 दिन नहीं नहाए, कितना बदन बदबू किया होगा। 7 दिन पे तो मुसलमान नहा लेता है, 7 दिन पे मुसलमान स्नान करता नहीं, वो शुक्रवार को। अब बताओ, स्वामी शंकराचार्य जी 7-7 दिन नहीं, 11-11 दिन मीडिया पे तो मनाने की कोशिश हो रही है, अधिकारी पहुंच रहे हैं। वो चले गए, आपको जानकारी नहीं है। नहीं, प्रयागराज के किसी एरिया में गए हैं, वो चले गए होंगे। देखिए, वो मार खाने के लिए ही पैदा हुई है भैया। देखो, नाराज ना हुए उनसे भैया, लेकिन 2015 में भी स्वामी जी मारे गए थे और ये 26 में भी मारे गए हैं भैया। और ये बार बार मार खाने वाला काम क्यों करते हो? फिलहाल मैं अगर मार खा जाऊंगा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई, मैं दोबारा कभी विरोध नहीं करूंगा। जय हिंद। जाति कहाँ तक के, क्या घर तक के घर कर गई है क्या? जाति तो घर तक है ही है, घर तक तो घर कर ही गई है। हर व्यक्ति, ये जाति प्रधान देश है। हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे, शक्ति हमें तो दया निधन कर्तव्य मार्ग पे डट जाए, जिस जाति धर्म में जन्म लिए बलिदान उसी पे हो जाए। तो जाति में जन्म लेना सच्चाई है, हर व्यक्ति को अपनी जाति पे गर्व करना अच्छाई है, लेकिन ये है कि जाति के नाम पे दूसरी जाति को अपमानित करना ये गलत है। हर जाति में सही और गलत लोग होते हैं। ये है कि सही की संख्या कम होती है, गलत की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन सही लोग ही समाज को बदलने का काम करते हैं, देश को बदलने का काम करते हैं, सामाजिक सुधारक बनते हैं, इतिहास में नाम लिखाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से अब इतना सरकार को यानी कि अब पीछे जाती है तब भी फंसती हुई नजर आ रही है। उधर पीडीए समाज खड़ा है विरोध के लिए, अगर नहीं जाती है तो स्वर्ण तो पूरी तरह सुपड़ा साफ करने के मूड में है। कोई किसी का सुपड़ा साफ नहीं करने के मूड में। पहली चीज को समझिए, जो देश की सबसे बड़े पंचायत में लोकसभा राज्यसभा के सदन के सदस्य हैं, वो सभी जातियों के हैं, सभी पार्टियों के हैं। इन सारी पार्टियों के सांसदों ने मिल करके 31 की कमेटी है, जिसमें 10 राज्यसभा हैं, 21 लोकसभा के सदस्य हैं। इन कमेटी ने यह बिल पास किया था और मामला सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है, स्टे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब ईमानदार व्यक्ति हैं और निश्चित है कि देर आए दुरुस्त आए, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला देंगे। और निश्चित है कि यह फैसला देशवासियों के पक्ष में होगा, समाज के पक्ष में होगा और समाज और देश और राष्ट्र हित में होगा। इसलिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जब भी आगे बढ़ता है तो समाज के लिए, देश के लिए काम करता है। देश की निगाहें इन पे टिकी हुई है और इनके न्यायपालिका यही चाहती है कि देश में अमन चैन रहे, शांति रहे और देश में विकास की बात हो, रोजगार की बात हो और किसी के साथ जाति भेदभाव ना हो। किसी के साथ जनता तो विकास की ही बात कर रही थी, एकदम से यूनिवर्सिटी में जाति की बात आ गई तो रार तो होगी। क्या नाम है आपका? बीके पांडे। क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, जो कानून लाया गया है इसकी पूरी तरीके से समीक्षा नहीं की गई। भले सब लोग सांसद मिल करके और उसको सब बनाए हों, लेकिन इसकी पूरी तरीके से समीक्षा नहीं की गई। उसमें कुछ ऐसे पहलू डाले गए जो है या आए जो है, जो समाज को एक दूसरे से के प्रति जो है वो नफरत पैदा करते हैं या
भेद पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है कि समाज जो है बंटता है। समाज बटेगा जो है तो समाज कमज़ोर होगा, और समाज कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा। एक सशक्त समाज ही देश, एक उत्तम समाज ही उत्तम राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, ऐसी संकल्पना की जाती है जो है। लेकिन जब ऐसे कानून आते हैं जिसके सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तब जो है इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है। जबकि कानून क्या होना चाहिए कि सबको सम्मान मिले, सबका अधिकार सुरक्षित रहे, सबके जो है एक दूसरे के प्रति जो है कोई भेद ना उत्पन्न करने वाले हों, और अधिकार उनके सुरक्षित रहें, और इसका ध्यान रखना चाहिए। बजाय इसके कि एक समाज को आप पूरी तरीके से अपराधी घोषित कर दें और दूसरे समाज को इतना निर्द्वंद कर दें कि वो अपराध पे अपराध करे। एक एससी वाला कानून आया था, वो कानून किस लिए आया था कि जो निम्न तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, असहाय लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको संरक्षित करने के लिए। लेकिन उसका जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ, लोगों ने देखा कि जो निरपराध हैं बस केवल आरोप के माध्यम से जो है वो 10-10 साल जेल काटे जो है। तो ऐसे कानून का इसका भी दुरुपयोग होगा अगर इसको लाया गया जो है। बिल्कुल, लेकिन ये बात है कि बात कर रहे थे ना बटेंगे ना तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो लेकिन उन्होंने ने बांट दिया। नाम क्या आपका? शिवाजी। क्या कहेंगे इस पूरे मामले? यूजीसी पे देखिए, यूजीसी जो बिल आया है वो किसी जात विशेष के लिए नहीं आया, वो जाति भेदभाव के लिए आया है। ठीक, यूनिवर्सिटी में हमारी बहन बेटियां जाती है, किसी भी जात या धर्म से हो, विकलांग लोग जाते हैं, विकलांग भाई जो मानसिकता से थोड़े बहुत पीड़ित होते हैं वो भी जाते हैं, एससी जात, ओबीसी कोई भी हो, एसटी एससी हो, उसके सुरक्षा के लिए आए। ये एक प्रकार से सुरक्षा कवच है जो कि जो है एससी एसटी ओबीसी और बहन बेटियों के लिए दिया गया है। ठीक, इसका कोई गलत मिसयूज नहीं होगा। ये वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में जो है गुंडागर्दी करते थे। ठीक, अब उनकी गुंडागर्दी नहीं होगी, इसीलिए जो है उनके सीने में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक, रही बात यूजीसी की, तो ये बिल अभी जैसे स्टे लगाया गया है केंद्र सरकार से, जो है मतलब कि नोटिस दी गई है और जवाब मांगा गया है। ठीक, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यूजीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो जाति भेदभाव है वो तभी समानता आएगी, और समानता ऐसे नहीं आ सकती। रही बात जाति भेदभाव की, तो जाति भेदभाव आज भी चरम सीमा पर है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, गांव में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में। और रही बात पढ़ने की, तो हम भी साथ में पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग हैं पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, लेकिन जाति भेदभाव नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं गुंडाई करते हैं वहाँ पे, तो वो उनके जो पूर्वज होते हैं उनकी मानसिकता सेम उन्हीं के जैसे मैच करती है। लेकिन यूजीसी में किसी जनरल कास्ट के एक भी कमेटी में लोग ना होना, ये भी तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि आखिरकार उनके साथ ही दुरुपयोग नहीं होता, ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये बात है, लेकिन इसके लिए भी कानून है। जैसे कि दहेज प्रथा है, ठीक, दहेज प्रथा है। अब जो नहीं करता ऐसा काम, जो मतलब दहेज के लिए कोई पीड़ित नहीं करता, तो क्या उसके लिए जबरदस्ती दहेज प्रथा लगा दिया जाता है? जैसे कि आप बाइक राइड कर रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेंगे और हेलमेट नहीं लगाएंगे, तभी आपको जो है आपका चालान कटेगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब जब आप इलीगल काम नहीं करेंगे तो आपको कैसे पनिशमेंट दिया जाएगा, है कि नहीं? दिस इज अ रियलिटी। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात इसी बात का है, एक ही क्वेश्चन फंस रहा है कि क्या सवर्ण के बच्चों के साथ अत्याचार नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता है। मैं ये किसी एक जात भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर जात भेदभाव आ जाएगा, है कि नहीं? आप बहन बेटियों के लिए भी आया है, क्या बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हो पाएंगी इससे? अरे रही बात मनुस्मृति की, तो पिछले कई सदियों से पहले शताब्दियों में, जो 15 शताब्दी थी, उसमें भी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार होता था वो छुपा नहीं है आज तक भी। और आज भी यूनिवर्सिटीज़ में जो है बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, बहुत सारे कांड होते हैं, आप कहीं पर भी देख लीजिए। ठीक है, आपका क्या नाम है? मनोज शुक्ला। क्या कहेंगे आप? अब जैसे भैया कह रहे हैं कि समानता, तो सवर्णों को हटाने के बाद कौन सी समानता आएगी? सवर्ण को हटाने के बाद कौन सी समानता आएगी? आप सवर्ण को साथ में लेके चलिए, किसी भी समिति में सवर्ण का रहना या ना रहना कितना जायज है आप बताइए। अगर समिति है और आप न्याय की बात कर रहे हो, आप संविधान की दुहाई दे रहे हो, आप नियम की दुहाई दे रहे हो, आप पुराने कितने वो रोहित वेमुला और फलाना ठिकाना कितने लोगों के नाम उठा रहे हो, तो क्या ये सब मुद्दे सवर्णों को किसी भी समिति से हटाने के बाद क्या सुलझ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, मैं किसी भी जात का भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं किसी भी जात के लिए सवर्ण जैसी बात इन्होंने बोली, मैं इतनी डिबेट में मैंने कहीं सवर्ण वर्ड नहीं बोला। ठीक, ये फिर जात पे आ जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, यूनिवर्सिटी नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते, फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, जात भेदभाव वाले लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं।
विरोध करना, ये इतनी डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, ये किस लिए? स्टैंड इनका क्लियर है कि मैं यूजीसी के बिल का समर्थन कर रहा हूँ। तो ये क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि सवर्णों को उससे हटा दिया गया है। नहीं, ये मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, सवर्णों को इससे हटा दिया गया। कि हम इस हाँ, यूजीसी ये बात बिल है, का ये देखिए, ये विरोध सुरक्षा कवच करते हैं और ये इसमें सभी लोगों को होना चाहिए। ये सुरक्षा कवच ये आना ही चाहिए और लागू होना चाहिए। इससे बहन बेटियों के लिए भी सुरक्षा है और जो अत्याचार होता है, जात भेदभाव होता है, वो इससे मिटेगा। अत्याचार तो देखिए सबके साथ होता है। अब सवर्णों पे इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। सवर्णों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है कि एक आदमी कोई स्टैंड उठा दे जो पिछड़ा या ओबीसी या दलित का हो नेता, वो कह दे कि हाँ सवर्णों के साथ अत्याचार हुआ है और ये गलत हुआ, इनको भी समिति में रहना चाहिए। क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे तो दो ही स्टैंड है, या तो मैं साथ हूँ और या तो विरोध में हूँ। तो जो विरोध वाले हैं उनसे भी कभी ये पूछिए कि क्या बात है कि आपको सवर्णों का हटना इतना रास आ गया है, सवर्णों का हटना इतना रास आ गया है कि बिल के स्टैंड में खड़े होकर और डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं और बाद में उसमें अपनी दुनिया भर की नीतियां बता रहे हैं। ये रोहित वेमुला, ये फलाना, ये ठिकाना, ये महिला, ये बहन बेटी। खाली एक सवर्ण को कह दो आप कि हाँ सवर्णों को भी समिति में रखिए, बात खत्म हो गई। क्या दिक्कत है इसमें भाई? है तो सवर्णों का विरोध करना ही बाकी समुदाय का मुख्य जो है हथियार है और सवर्णों का विरोध करके ही इनको पूरा अपना जो है मुद्दा सुलझाना है और सवर्णों की इनसे जो है सफलता या हिस्सेदारी या जो भी कुछ कह लीजिए वो पच नहीं रहा है। और सवर्णों को ये चाहते हैं कि एक 5 फीट का मिट्टी में गड्ढा खोद के उसमें दफन कर दें, उसके बाद ये खुश होंगे, इसके पहले खुश होने वाले नहीं हैं। तो बहरहाल तो आप देख पा रहे होंगे कि सरकार के लिए यूजीसी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि अब यूजीसी पर सरकार क्या स्टैंड लेती है। कैमरा पर्सन फैसल के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।